आज हम देखेंगे मृदा संसाधन। मृदा अथवा मिट्टी यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। जो पेड़ पौधे हैं, मिट्टी के सहारे ही इनका विकास होता है तथा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सबके पोषण का यही माध्यम बनती है। अब हम देखेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, मिट्टी की गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो जो पहली प्रकार की जो मृदा है, ये जलोढ़ मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वह उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बना हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि जो पूर्वी भारत का जो तटीय क्षेत्र है, विशेषकर गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों का जो डेल्टा है, ये भी जो है जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर कहते हैं, यह कम उपजाऊ होती है। और दूसरी है नई जलोढ़ मृदा, जिसे खादर कहते हैं, और ये अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर और बांगर में अंतर लिखने के लिए पहले बहुत पूछा जाता था। अब नए सिलेबस में ये कितना महत्वपूर्ण है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये जो बांगर है, ये पुरानी मृदा है। अब यहाँ पर जो है नदियों का जो पानी है बरसात के महीने में, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये अब कम उपजाऊ क्षेत्र है। और जो ये खादर है, ये नई जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा जो बाढ़ आती है, वहाँ पानी फैल जाता है और इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। फिर आगे दिया है कि अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, और जिससे यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अधिकतर जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है। ये जो जलोढ़ मृदा होती है, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। और ये जो मिट्टी है, गन्ने, चावल, गेहूं और अनाज, दलहन आदि फसलों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब आगे हम देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। ये बहुत पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, तो काली मिट्टी बताना है। या काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको कपास बताना है। यानी ये कपास का पर्याय बन गई है काली मिट्टी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि काली कपास मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पठारी भाग हैं, वहाँ पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी गोदावरी या कृष्णा की जो घाटी हैं, उसमें भी पाई जाती है। अब ये लिखा है कि काली मृदा बहुत ही महीन कणों से, अर्थात मृत्तिका से बनी है, क्ले मिट्टी। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इसमें फास्फोरस की कमी है। तो किस तत्व की कमी है? फास्फोरस की कमी है। तो आगे देखते हैं। अगली मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। यह मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ध्यान रखें कि ये दक्कन के पठार में कौन मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी विकसित हुई है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाल और पीली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद यानी पहाड़ी के निचले भागों में पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है। और ये लाल रंग किस कारण से होता है? तो यह रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। तो लाल मिट्टी में लाल रंग
लोहे की अधिकता के कारण होता है। तो ये देखना है। फिर इसके आगे है लैटराइट मिट्टी का है। तो लैटराइट मिट्टी ग्रीक भाषा का शब्द लेटर से बना है और जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट का रंग जिस तरह से होता है उसी तरह से इस मिट्टी का जो है रंग होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय का मतलब अधिक गर्मी वाले क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय यानी मध्यम गर्मी वाले जो क्षेत्र होते हैं, कभी ठंडी रहती है कभी गर्मी पड़ती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आर्द्र और शुष्क ऋतु एक के बाद एक आता है, तो वहाँ पर जो है लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र जहाँ पर शुष्क और आर्द्र जो ऋतुओं का जो मौसम है वो एक के बाद आता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लैटराइट मृदा उच्च तापमान लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा अम्लीय होती है। अम्लीय का मतलब इसकी जो है पीएच मान जो है 7 से कम होता है। इसमें पोषक तत्वों की कमी भी होती है। यह मृदा मुख्य तौर पर कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे कहा जा रहा है कि मृदा संरक्षण की उचित तकनीक का अपनाकर इसमें खेती की जा सकती है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में यहाँ पर ऐसा करके चाय कॉफी की खेती की जा रही है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लैटराइट मिट्टी है वो काजू की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। कहाँ की मिट्टी? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ की जो मिट्टी है वो काजू की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब आगे हम देखते हैं मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणी होती है, यानी अ, यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर बालू के जो है टीले पाए जाते हैं। बलुई मिट्टी यानी पूरी तरह से वहाँ पर रहती है, रेत रहती है। फिर लिखा है कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यहाँ स्थित झीलों में से नमक बनाया जा सकता है। यहाँ की मिट्टी में जो है लवण इतना ज़्यादा होता है, नमक इतना ज़्यादा होता है कि जब झीलों में जो यहाँ से रिस रिस कर पानी जब जाता है तो उस पानी के साथ जो है नमक भी उसमें रहता है और जो झीलों का पानी है उससे यहाँ के लोग खाने वाला नमक बना लेते हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ जल के वाष्पन की दर है वो बहुत अधिक है। जल के वाष्पन की दर बहुत अधिक है। इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जब वाष्पन की दर बहुत ज़्यादा होगी तो नमी अपने आप कम हो जाएगी और ह्यूमस की मात्रा भी इसमें बहुत ही कम होती है। इस मृदा के ऊपरी परत के नीचे जो ऊपरी परत है उसके नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये लवड़ी होती है तो कैल्शियम की मात्रा जो है उसके नीचे बढ़ती चली जाती है और चूने के कंकड़ की एक परत बन जाती है, यानी चूने की एक परत बन जाती है और जो मिट्टी में जल के प्रवेश को अवरुद्ध कर देता है, यानी मिट्टी में भूमि के अंदर जो है जल को अवशोषित नहीं होने देता है। तो ये इसकी मुख्य समस्या है। फिर भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर सिंचाई के उचित तरीकों का उपयोग करके ये कृषि योग्य बनाया जा सकता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसा किया भी जा रहा है, यानी कि इस मिट्टी में भी खेती किया जाना प्रारंभ हो गया है। अब इसके आगे दिया है कि पर्वतीय और वन मृदा। अभी तक हम लोग पर्वतीय मिट्टी ही पढ़ते थे, तो यहाँ पर जो नई एनसीईआरटी है इसमें दिया है पर्वतीय के साथ साथ उसमें वन मृदा को भी जोड़ दिया है। यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी वर्षा जहाँ पर ज्यादा होती है और यहाँ पर वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, यानी सब जगह ये मिट्टी का जो स्वरूप है एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को मिलता है। नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। सिल्टदार का मतलब यह है कि ये क्ले जो मिट्टी होती है उससे इसके कण थोड़ा बड़े होते हैं और बालू यानी रेत से थोड़ा कण छोटे होते हैं, परंतु ऊपरी ढालों में इसका जो गठन है मोटे कणों से हुआ है, लेकिन जो ऊपरी ढाल है वहाँ पर जो है कणों का आकार थोड़ा इस सिल्ट से बड़ा है। सिल्ट का मतलब मध्यम आकार के जो कण होते हैं उससे ये बड़ा है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी के सोपानों सोपानों का मतलब नदी का जो ढलाव वाले क्षेत्र होते हैं, ऊपर नदी गहराई में बह रही है और ऊपर जो उसके जो करार होते हैं वो अगर ऐसे ढाल युक्त होते हैं तो वहाँ पर भी लोग खेती करते हैं। और जो नदी जो है जब पहाड़ी भागों से मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पर घुमावदार जो निक्षेप जमा होते हैं, तो वहाँ पर जो जगह निर्मित होती है, खेती लायक समतल जो जगह निर्मित होती है तो उससे ही जलोढ़ पंख कहते हैं। तो आदि क्षेत्रों में जो है ये उपजाऊ है, यानी कि जो नदी के सोपानी भाग हैं और जो जलोढ़ पंख हैं वहाँ पर खेती हो सकती है। यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ है।